देखने वाले नाज़रीन से? फंडिंग के हवाले से तो अल्लाह का शुक्र, हम लोग तो कर रहे हैं। आपस में हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब अकबर शाह बुखारी साहब, चेयरमैन हमारे मंजूर इंसान साहब, हम लोग आपस में यार दोस्त मिलकर साला इसको सर अंजाम दे रहे हैं। कोई फंडिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई इसका भी वो नहीं है। जिस तरीके से हम लोग सब यार दोस्त आपस में मिलजुल कर जितना जितना जिसके समय आता है उसको लेके सिस्टम को चल रहे हैं। ठीक। अच्छा, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है आपको? गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है। राब्ता किया आपने गवर्नमेंट के इदारों से? लेकिन अभी इन्होंने कोई सही सजवाब जवाब नहीं दिया। अच्छा। लेकिन हमने इसको छोड़ा हुआ नहीं है। जैसे अकबर शाह बुखारी साहब, मंसूर साहब हैं, तारिक शाह साहब हैं मेरे साथ, हम लोग आपस में जो होता है मिलजुल के जो एक दूसरे ताबुन करके उसको चला रहे हैं सिस्टम को। ठीक। किसी और जोर बार नहीं है कि आपने ये देना आपने ये देना, जिसकी जो हैसियत है मिलजुल के तो सिस्टम को चला रहे हैं। जबरदस्त। आगे इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। जब कोशिश कर रहे हैं तो अल्लाह बेहतर कर ही देगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब आपकी जानिब दोबारा आऊँगा। कहा जाता है कि सन 2000 के बाद जितने लोग ये पैदा हुए हैं, ये जब से दुनिया बनी है तब से अब तक की सबसे कमज़ोर जनरेशन है, डी जनरेशन है। क्या ऐसा ही है? क्योंकि आप मेडिकल की फील्ड के हैं और आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? और अगर ऐसा ही है तो ऐसा क्यों है? अच्छा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इन चीज़ों को जब देखा जाता है तो एक फैक्टर नहीं होता। सबसे पहला फैक्टर जो आप देखेंगे रेडिएशंस। पहले के ज़माने के फ़ोन्स, आप एक चीज़ देखें कि पेट्रोल पंप पे जाने से कॉल मना होती थी। क्यों? क्योंकि कॉल करते वक्त रेडिएशन शुरू होती थी। आजकल जब इंटरनेट 24 घंटे मोबाइल में चल रहा है तो वो चीज़ तो किसी के दिमाग में ही नहीं, तो वो चीज़ आपकी बॉडी को भी इफेक्ट करती है। आप लैपटॉप यूज़ करते हो, उनकी बैटरी की रेडिएशंस इतना इफेक्ट करती हैं, पूरी बॉडी इम्यून सिस्टम लो होता है। सेकंड चीज़ आपका फूड, सबसे मेन फैक्टर है फूड। आप इतनी मिलावट है तो आप वो चीज़ असेस कर ही नहीं सकते। आप खुद को बेहतर कैसे बनाएं कि आप कोशिश करें जितना ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ आएँ। जितना ऑर्गेनिक ज़्यादा लेंगे उतना ज़्यादा। दूसरा एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो बाहर प्रोटोकॉल्स हैं, साल में 1-2 बार डॉक्टर को लाजमी दिखाएं। यहाँ तो ऐसा है कि मुझे देखता हूँ 25 साल के बाद जाके कोई डेंटिस्ट को विजिट करता है जब तक कोई दर्द ना हो। पहले अपनी दवाई लेगा, फिर पड़ोसी की दवाई लेगा, फिर जाके किसी हकीम की दवाई लेगा, फिर नहीं तो किसी डेंटिस्ट को विजिट करेगा। हमारी सर्विसेज में क्या चीज़ आती है, मेरी पर्सनल सर्विसेज में भी, मैं अपने क्लिनिक्स पे भी या डाउ में ओरल कैंसर की जो असेस है वो फ्री है। आपके मुंह में कोई छाला, बेसिक रूल है, कोई छाला जिसको कोई कॉज नहीं है, कोई आपने वो दांत उस पर लग नहीं रहा, अगर 14 डेज से ज़्यादा आपके मुंह में रुक रहा है, इट मीन्स वो कुछ और हो सकता है। अच्छा, तो ये एक 14 डेज का अपने ऊपर क्राइटेरिया बनाएं। कोई चीज़ मुंह में हील नहीं हो रही तो जल्द से जल्द किसी हॉस्पिटल या डेंटिस्ट को दिखाएं। आपका कुछ नहीं होगा, आपको एक मेजर चीज़ से बच जाएंगे। आप छोटी चीज़, अब मैं आपको किससे बताता हूँ, हमारे पास पेशेंट आते हैं इतना बड़ा क्या ट्यूमर लेके, हम उनसे पूछते हैं आप इतने टाइम कहाँ थे? कह रहे थे बहुत छोटा था, हम हकीम के पास गए, पाल रहे थे उसको, उन्होंने दवाइयाँ दी, उन्होंने कहा मैंने इसको बाहर निकाल दिया, अब सर्जन निकालेगा। आप एक वो चीज़ देख रहे हैं कि ऐसे मिसगाइड किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेहतर है कि शुरू से सही ट्रीटमेंट लेके छोटी सी चीज़ है उसको निकालने, आपका ही भला होगा। ज़्यादा चीज़ें निकलेंगी आपका ही नुकसान होगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। डॉक्टर साहब बहुत ही मुफीद गुफ्तगू कर रहे थे और प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं लाइव शो रोशन पाकिस्तान। और एम्स वालों का कहना है कि हर ख़ानदान का अपना घर, ये उनका अज़्म है। और इनका कहना है कि ग्रेजुएट सोसाइटी में बुकिंग करवाने पर 20% डिस्काउंट है, और ना आपको बुकिंग पे कुछ चार्जेस देने, ना इसके कोई एलोकेशन चार्जेस है, सिर्फ बहाना चार्जेस आप देकर अपनी प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं। और इसके अलावा इनका कहना है कि कराची भर में कहीं भी अगर आपको अपना घर लेना है तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर इनका नंबर आपको नज़र आ रहा होगा। और दौराने वक्फा हमें ज्वाइन किया है बहुत ही कराची की मशहूर और मारूफ शख्सियत, और इतने पहलू है इस शख्सियत के कि अगर मैं पूरा तारुफ कराने बैठूं तो मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो जाए। माशाल्लाह से शायर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, अदीब हैं, दानिश्वर हैं, और मेंबर हैं इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के, और जनाब डॉक्टर जाकिर हुसैन आदिल साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बहुत बहुत आपको खुश आमदीद। आपका बहुत शुक्रिया। रोशन पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में और सहाफ़त के फ़रोग में, तो खुशी हुई यहाँ आपसे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह से आप खुद भी सहाफ़त के शोबे से आपका ताल्लुक है और एक तवील अरसे आपने सहाफ़त में गुजारा, तो मैं चाहूँगा कि देखने वाले नाज़रीन को कुछ अपनी जो सहाफ़ती ज़िंदगी है उसके हवाले से बताएं।
देखिए, सहाफत के हवाले से मैंने जब स्टार्ट लिया था तो प्रिंट मीडिया ही था, आपको पता है कि जंग था, अमन, नवाबात और दीगर, शायद ही कोई ऐसे अखबारात हो जिनमें मैं ना छपा हूँ। कभी मेरी गज़लें छपी हैं, कभी क़तात छपे हैं, कभी नज़में छपी, कभी मज़ामीन छपे, और मैंने बेशुमार अखबारात हैं जिनके इदारिये भी लिखे। तो मैं समझता हूँ कि अभी इसकी अहमियत जो है हमेशा कायम रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो उसमें जो है उस लिखने का जो तसलसल है वो बन नहीं पाता, और उसके लिए बड़ी मेहनत की ज़रूरत है। लेकिन प्रिंट मीडिया में जो लोग बुनियाद होते हैं वो बहुत आगे तक निकलने के उनके मौके होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जो मौजूदा सूरत हाल है अखबारी दुनिया की, तो वो बड़ी मायूसकुन दिखाई दे रही है, क्या ऐसा ही है? देखें, बिल्कुल, मैं चूँकि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स से भी मेरा ताल्लुक़ है, तो पूरी दुनिया में सहाफ़त के फ़रोग़ के लिए जो किरदार अदा किया जाता है वो यूनाइटेड नेशन HR के आर्टिकल नंबर 19 सेक्शन 1, इसके तहत जो है इंटरनेशनल प्रेस मीडिया काउंसिल एक बनी है पूरे वर्ल्ड में, जिसका मैं सीनियर प्रेसिडेंट भी हूँ। और मैंने कोशिश की है कि पाकिस्तान में खुसूसन जो प्रेस क्लब्स हैं इनमें तो बहुत ही ज़्यादा खला है, लेकिन इसके बावजूद अखबारात और चैनल जो हैं उन्हें भी मैं समझता हूँ कि आर्टिकल 19 सेक्शन 1 पे आने के बाद एशिया के 52 ममालिक और पूरे दुनिया के 213 ममालिक में काम करने के बेहतर मौके हासिल होंगे, और मैं समझता हूँ कि हमने 20% उस पर काम कर लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स है ये किन किन शोबों में काम कर रही है? देखें, वैसे तो इसके बेशुमार शोबे हैं, लेकिन पाकिस्तान में हमारे यहाँ अंसार बर्नी से लेकर ज़ियावान से लेकर जितने लोग काम कर रहे हैं वो आर्टिकल 359 पे ही ज़्यादातर करते हैं, चूँकि वो इस पे लॉ पे काम करते हैं, कानून पे। लेकिन शायद यूँ कह सकते हैं आपके पाकिस्तान समेत एशिया की शायद पहली शख्सियत हूँ मैं कि मैंने 27 आर्टिकल्स पे यूनाइटेड नेशन के काम किए, माशाल्लाह, जिसमें हेल्थ भी है, एजुकेशन भी है, इन्वायरमेंट भी है। जैसा अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा रहायशी मनसूबा, पूरी दुनिया में जो रहाइश अख्तियार की जाती है, आबादकारी की जाती है, आर्टिकल 17 सेक्शन 1 के तहत की जाती है। तो अभी हमारे यहाँ अलमिया ये है कि चूँकि एशिया पसमानदा तरीन बर आज़म है जी, और इसमें आगाही की भी कमी है, तो लोगों को इसकी आगाही बहुत कम है कि यूनाइटेड नेशन के क्या क्या शोबे हैं, और जाहिर है कि पूरी दुनिया भर की हुकूमतें इसके मातहत होती हैं, और एक इंटरनेशनल गवर्नमेंट है ये, तो इसके आगाही की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा, ये लिखने का शौक आपको कब से हुआ? क्या बचपन से आप भी दूसरे राइटर की तरह बचपन से ही लिखने का शौक था आपको? जी, 12 साल की उम्र में पहला शेर मैंने कहा था, और उसके बाद फिर 6 किताबें मैंने लिखी, माशाल्लाह। मुझे ये एजाज़ भी हासिल रहा कि अहमद फराज, जॉन एलिया, इफ्तिखार आरिफ, मोहसिन भोपाली और दीगर चुनिंदा ऐसी शख्सियात जो बैन अल-अक़वामी हैं, उनके साथ न सिर्फ मुशायरे पढ़े मैंने, बल्कि मेरी खुतबतदारी भी रही, माशाल्लाह। और हाँ, अच्छा, अभी भी सहाफ़त के शोबे से आपका ताल्लुक है? जी, अभी भी सहाफ़त के शोबे से है, और ज़्यादातर कोशिश होती है साथियों की कि मेरी सरपरस्ती उन्हें हासिल रहे। तो कई ऐसे अखबारात भी हैं और चैनल्स भी हैं जिनकी मैं सरपरस्ती कर रहा हूँ। बहुत बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, चलते हैं आपकी जानिब शबाना साहिबा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मुस्तकबिल में मज़ीद और कुछ फलाही काम करने का आपका इरादा है? जी बिल्कुल, फलाही काम सिर्फ यही नहीं है कि बच्चों को पढ़ा दिया, इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए भी आगे हमने कोशिश करनी है, और ख़वातीन के रोज़गार के लिए मुझे सबसे जो बड़ा इशू है ख़वातीन के रोज़गार का, मुझे ख़वातीन के रोज़गार के लिए काम करना है। उसके लिए बेहतर मौक़े भी मुझे मैसर नहीं है, कोशिश कर रही हूँ, और आप सबके ताउन की भी ज़रूरत है मुझे कि मुझे मेरे इलाके की ख़वातीन के लिए रोज़गार मिल जाए। अच्छा, किसी वेलफेयर ने, किसी इदारे ने आपसे रब्ता किया कभी? नहीं, हम बस अपनी मदद आपके तहत चला रहे हैं। अच्छा, आपने गवर्नमेंट के किसी इदारे से रब्ता किया? नहीं। अच्छा, रब्ता नहीं किया आपने, ठीक है। डॉक्टर साहब, आपकी जानिब आ जाता हूँ। गुफ्तगू कर रहे थे हम बीमारियों के हवाले से, ये तो हमने बता दिया कि बीमारियाँ किस तरह से और क्यों फैल रही हैं। ये इन बीमारियों की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? रोकथाम के लिए सबसे पहली जो चीज़ करनी होगी स्क्रीनिंग। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अगर आपकी नॉर्मल चीज़ से कोई अलग चीज़, पहले तो देखना, एक चीज़ आप देख नहीं रहे उस चीज़ को आप असेस नहीं कर सकते। आपको अपने बच्चों को और ख़ुद को भी रोज़ सुबह मुंह के अंदर या बॉडी को देखना है। इवन आप पेलपेट, आप हाथ को जैसे दर्द होता है छू के देखते हैं, ऐसे पूरी बॉडी को आप चेक करें, कहीं कोई चीज़ आपको अनइवन, अननेचुरल फील हो रही है, कहीं कोई कलर चेंजेस आ रही हैं, तो जल्द से जल्द उस चीज़ के डॉक्टर को दिखाया जाए। जैसे सही तरीके